गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। आई होप आप सभी एकदम स्वस्थ हैं, फाइन है अपने घर पे और काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है हमारा AS5। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा AS5, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, जो कि बेसिकली डील करता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से, या प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ पर्टिकुलर आइटम से भी मैं कह सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको AS5 जो है उसके बेस को बताना चाहता हूँ। हमारा AS5 बहुत ही सिंपल है। आप ये मान सकते हो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली आता ही है इस AS से, तो आप फ्री के 5 नंबर स्कोर कर सकते हो आज के इस छोटे से रिवीजन लेक्चर को देखते ही। तो सबसे पहले ये समझिए कि हमारे पास हर AS जो आता है, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आता है, एक यूनिक पर्पस सर्व करता है। सेम इसी वे में हमारे पास जो AS5 बनाया गया है उसका भी एक यूनिक पर्पस है। और वो पर्पस क्या है? हमारे पास कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, या जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते वक्त कंपनीज ये चाहेगी कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखाए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखाए, बिकॉज एक्सेस प्रॉफिट दिखाने से ही कल को उसमें इन्वेस्टर्स रुपए लगाएंगे। जो उसके क्रेडिटर्स हैं या जो लेंडर्स हैं वो इजीली उसे फंड्स प्रोवाइड कर देंगे। दैट मीन्स न्यूमरस बेनिफिट होते हैं जब वो बहुत ज्यादा हैवी प्रॉफिट्स शो करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। इस वजह से कई बार कंपनीज क्या करती हैं, ट्रांसपेरेंसी को इग्नोर करती हैं। मतलब कि जो चीजें यूजर्स को बतानी चाहिए वो नहीं बताई जाती। अपने अकाउंटिंग के प्रोसीजर को, या मैं कहूँ अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करती है और अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट इन्फ्लेट कर देती है। ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। इसका एक रियल एग्जांपल भी है जो हमें इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिलता है। एक कंपनी थी एनरॉन। एनरॉन नाम से एक कंपनी थी, बेसिकली एनर्जी कंपनी थी, मतलब एनर्जी से रिलेटेड जो है सर्विस प्रोवाइड करती थी। उस कंपनी ने अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर किया, उसमें उन्होंने बहुत सारी झोल की, बहुत सारी गड़बड़ की। उससे हुआ क्या, उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा क्या हो गया, इन्फ्लेट हो गया। और हेंस उनके शेयर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए इन वेरी शॉर्ट टर्म। लेकिन जब वास्तविकता पता चली कि ये कंपनी तो है इतना कमा ही नहीं रही, इन्होंने झूठे या रॉन्ग अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करके, गलत अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाकर जो है इन्होंने अपना प्रॉफिट इन्फ्लेट किया था। तो अचानक से शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा फॉल कर गया, और वो इतना फॉल कर गया कि कुछ ही टाइम में $90 से फॉल करता करता बिलो $1 आ गया। विद इन फ्यू मंथ्स इतना फॉल कर गया। आप सोचिए कितनी वैल्यू फॉल कर गई। मतलब इन्वेस्टर्स के जहां पे $90 की वेल्थ थी, वहां पे वो $1 से भी नीचे आ गई। सिमिलर वे में इंडिया में भी सत्यम स्कैम का नाम आपने जरूर सुना होगा। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था कि प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट किया गया था, और अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को ये दिखाया गया कि हम बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, जबकि कंपनी एक्चुअल में इतना अर्न नहीं कर रही थी। तो इन सब से पता चलता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा जो है कोशिश कर सकती है, ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। तो ऐसे केसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़नी जरूरी है, एंड कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे इन्वेस्टर्स सूझबूझ से अपना डिसीजन ले सके, एंड कुछ कंपनी के ऊपर भी जो है रेस्ट्रिक्शंस हो। तो इसलिए AS5 लगाया गया हमारा, ताकि इन्वेस्टर्स को एडुकेट इंफॉर्मेशन मिल सके जिसकी बेसिस पे वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। तो ये हमारा बेस है AS5 का, कि AS5 को लाने का मेन मकसद क्या है। अब हमारा AS5 5 ही मेन मुद्दों से डील करता है। उन 5 मुद्दों को हमें समझना है वो क्या है, और उन्हें कैसे डील करना है वो समझना है। इतना ही है हमारा AS5। तो स्टार्ट करते हैं, वो मुद्दे कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट, पहला मुद्दा, हमारे बिजनेस में हम बहुत सारे टाइप की एक्टिविटी करते हैं। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो बिजनेस का पार्ट होती हैं, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो बिजनेस का पार्ट नहीं होती, जो बिजनेस से कहीं पे भी रिलेट नहीं करती, जिन्हें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कहते हैं। वो एक्टिविटी जो बिजनेस का पार्ट होती है उन्हें हम ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहते हैं, और वो एक्टिविटीज जो बिजनेस से रिलेट ही नहीं करती उन्हें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कहते हैं। अब सपोज मैं एक ट्रेडर हूं, मेरा काम है फर्नीचर खरीदना और बेचना। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं फर्नीचर को सेल करूंगा, फर्नीचर परचेज करूंगा, मेरा फैक्ट्री का या मेरी जो बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है उसका रेंट पे करूंगा, वर्कर्स की वेजेस पे करूंगा, एम्प्लॉयज की सैलरी पे करूंगा।
दैट मीन्स न्यूमरस एक्सपेंसेस एंड न्यूमरस इनकम होगी जो मेरे डेली बिजनेस से रिलेट करती है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में उन्हें डालूंगा, इनकम को क्रेडिट करूंगा, एक्सपेंसेस को डेबिट करूंगा। लेकिन क्या मुझे हर आइटम का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? आप खुद सोचिए। ये मेरी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज है जो मैं डेली करता हूँ, सेल, परचेज, इनकम जो मेरी नॉर्मल बिजनेस की है, एक्सपेंसेस पे करना, ये मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। अगर मैं हर आइटम को एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएंगे। और सेकेंडली, जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता है मेरा बिजनेस ही शूज का है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं शूज खरीद के भी लाऊंगा एंड बेचू भी गा, या मेरा फर्नीचर का काम है तो मैं फर्नीचर खरीद के भी लाऊंगा एंड सेल भी करूंगा। बिजनेस कर रहा हूं तो एम्प्लॉयज को भी सैलरी देनी पड़ेगी, रेंट भी देना पड़ेगा, ऑफिस के एक्सपेंस भी करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब मुझे हर चीज के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जो मेरी क्या है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। लेकिन स्टिल हमारी इन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में भी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं। मतलब वो है तो ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेटेड बट होती बहुत रेयरली है, मतलब बहुत कम होती हैं। बिजनेस से रिलेटेड है बट रेयरली होती हैं। इन्हें हम एक्सेप्शनल आइटम कहते हैं। मैंने आपसे बताया कि हमारे बिजनेस में हम न्यूमरस एक्टिविटी करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, वो हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होती हैं। एंड हर एक के बारे में मुझे कंप्लीटली डिस्क्लोज करना ना तो मेरे लिए फिजिबल है, पॉसिबल भी नहीं है, एंड ना ही सामने वाले के लिए यूजफुल है। तो ऐसे केसेस में हमें हर एक्टिविटी का कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं देना। सॉरी। लेकिन AS5 ने कहा कि कई बार कुछ ऐसे स्पेशल आइटम होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, जो बिजनेस से रिलेट करते हैं बट लेकिन यूजर्स को पता होने जरूरी है। तो ऐसे केसेस में एएस ने कहा कि यू शुड सेपरेटली डिस्क्लोज दोज आइटम। आपको सेपरेटली क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा जो स्टॉक है उसे हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर वैल्यू करते हैं, AS2 कहता है। अब सपोज मैं उसे एनआरवी पर वैल्यू कर रहा हूं तो एएस ने कहा इट इज एन एक्सेप्शनल आइटम, यू शुड डिस्क्लोज अबाउट दैट। अब रीजन समझिए, मेरा स्टॉक है, मेरा काम ही फर्नीचर में ट्रेड करने का है। अब मैं कमाई कहां से करूंगा? फर्नीचर को बेचकर। लेकिन मेरा स्टॉक कॉस्ट से भी कम हो गया, तभी मैंने उसे एनआरवी पर वैल्यू किया है। दैट मीन्स मेरी कॉस्ट ज्यादा है और मेरी एनआरवी कम है। तो इसका मतलब सोचिए, मैं जहां से कमाने वाला हूं वहीं पे मुझे लॉस दिख रहा है। यानी कि मैं इवन ट्रेडिंग में ही प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, बाद के खर्चे तो छोड़िए। मुझे पहले ही पता है कि जो मैं माल लेके बैठा हूं वो मेरा कॉस्ट से भी कम पे बिकेगा। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसी चीजें यूजर को पता होनी चाहिए पहले, ताकि यूजर समझ सके कि यार ये बिजनेस तो डूबने वाला है, इसके तो माल जो बिकता है ना, जहां से प्रॉफिट बनता है, मेन एक्टिविटी ही इसकी सेलिंग की है, वहीं पे इसको लॉस होने लग गया। तो हेंस ये यूजर के लिए जरूरी है बिजनेस से रिलेटेड लेकिन एक्सेप्शनल है। सिमिलर वे में यस ने कहा अगर आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स बेचते हो, आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेल करते हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट जो है आपके पास आपके मुद्दे हैं जो हैं बिजनेस से रिलेटेड बट यूजर्स को पता होने चाहिए। कैसे? आप बिजनेस में अपनी फिक्स्ड एसेट्स, अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बेचने लग गए, दैट मीन्स हो सकता है बिजनेस में कोई झोल चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मे बी आपका कोई लोन है जो आपको रीपे करना है और इसके लिए आप अपने घर का सामान बेचना स्टार्ट कर रहे हो, तो यूजर्स को पता होना चाहिए कि देखिए हमारी एसेट्स बिकनी स्टार्ट हो गई हैं, हमारे प्रिंसिपल लोन अमाउंट को पे करने के लिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स को पे करने के लिए। अगेन यूजर के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सिमिलर वे में कंपनी जो है कोई लिटिगेशन में है, कोई केस चल रहा है, उस चीज के बारे में बताना जरूरी है। दैट मीन्स कुछ आइटम होते हैं जो क्या होते हैं, एक्सेप्शनल नेचर के होते हैं, तो वो आपको बताने जरूरी है, ऑल्दो वो अपने बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। तो इन शॉर्ट आपको बताऊं तो आपको क्या ध्यान रखना है? इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि हमारे पास जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं ऑर्डिनरी, जो डे टू डे बिजनेस की होती हैं, उन्हें सेपरेटली बताने की जरूरत नहीं है, ना ही पॉसिबल, ना ही उसका कोई बेनिफिट। लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, जो यूजर्स को बतानी जरूरी है, तो वो आपको बता देनी चाहिए, सेपरेटली डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। एएस ने लिस्ट भी दी है जिसमें उसने बेसिकली 7 एक्टिविटीज बताई है कि ये जो है आपके पास एक्सेप्शनल आइटम है, बट ये सिर्फ एक आपके पास कह सकते हो हम इलस्ट्रेटिव लिस्ट दे रहे हैं, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। आप इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स उसमें ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली देखना क्या है, साइज, नेचर या फिर इंसिडेंस। उस घटना का, उस एक्टिविटी का साइज या नेचर या इंसिडेंट ऐसा है कि यूजर्स को पता होना चाहिए, तो देन यू शुड डिस्क्लोज इट सेपरेटली।
तो ये है हमारा पहला पार्ट AS5 का, ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर एनी एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय एंटरप्राइज एज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस, जो उसके बिजनेस का पार्ट है, एंड सच रिलेटेड एक्टिविटी इन विच एंटरप्राइज इंगेजेस इन फर्दरेंस और इंसिडेंटल और अराइजिंग फ्रॉम दिस एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जो उसके बिजनेस से रिलेटेड हो वो सारी ऑर्डिनरी होती हैं, लेकिन अगर वो एक्सेप्शनल साइज, नेचर या इंसिडेंट की है एंड मैनेजमेंट को लगता है कि मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को या बिजनेस के परफॉर्मेंस को समझने के लिए उनका डिस्क्लोजर सेपरेटली जरूरी है, तो यू शुड डिस्क्लोज देम सेपरेटली। ये है हमारी पहली टाइप की एक्टिविटी, ऑर्डिनरी एक्टिविटी। 5 मुद्दे AS5 ने डील किए। पहला था ऑर्डिनरी एक्टिविटी, पहला मुद्दा हमारा हुआ यहीं पे खत्म। दूसरी बात, अभी तक मैंने आपको बताया वो एक्टिविटी जो बिजनेस से रिलेट करती हैं। अब हम पढ़ेंगे वो एक्टिविटी जो आपके बिजनेस से रिलेट नहीं करती, जो बिजनेस से नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, जो आपके बिजनेस से रिलेट नहीं करती, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या एक्टिविटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आर इनकम और एक्सपेंस, मे बी इनकम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी लॉटरी लग गई, आपका बिजनेस तो है शूज ट्रेडिंग का या आप फर्नीचर बेचते हो, बट लॉटरी से आपकी कोई कमाई हो गई, दैट मीन्स ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। सिमिलर वे में आग लग गई फायर से या फिर आपके अर्थक्वेक से लॉस हो गया, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, ये आपके बिजनेस से रिलेट नहीं करते। Extraordinary items are income or expense that arise from events or transactions that are clearly distinct, जो आपके बिजनेस से क्या है, बिल्कुल अलग हैं, ये आपके जो बिजनेस है उससे परे हैं, आपके बिजनेस से रिलेट नहीं करते, ठीक है। नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली, ऐसी एक्टिविटी बहुत रेयरली होती है, ठीक है। और मेन चीज याद ये रखनी है, एक्सेप्शनल आइटम भी रेयरली होते हैं, बट वो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पे हम वर्ड यूज करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो ऑर्डिनरी है ही नहीं। एक्सेप्शनल होते हैं जो ऑर्डिनरी बिजनेस के हैं लेकिन रेयरली होते हैं, और यहाँ पे ये हैं जो बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है और रेयरली होते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हो, अगर मान लो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में 5 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, उसमें से 4 करोड़ 99 लाख रुपए की मेरी कमाई जो है वो लॉटरी से, क्या मैं यूजर्स को डायरेक्टली बोल दूं मेरे बिजनेस में 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है? सारे क्या सोचेंगे, वाह यार काफी बढ़िया बिजनेस है, 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। क्या उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि इस 5 करोड़ में से तो 4 करोड़ 99 लाख तो लॉटरी की है? दैट मीन्स ये इनकम तो पता नहीं अगले साल हो या ना हो। दैट मीन्स हमारे पास अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसका इम्पैक्ट काफी हैवी हो सकता है। तो यूजर्स को बताना जरूरी है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे एक आइटम है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो बिजनेस से रिलेट नहीं करता, वो कल हो या ना हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट काफी ज्यादा चेंज हो सकता है, तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, एंड सेपरेटली भी ऐसे कि वो आपके प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस से और आपके प्रॉफिट आफ्टर दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अलग अलग परसीव कर सके। तो मैं अपने प्रॉफिट को कुछ ऐसे दिखाऊंगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना दिखाऊंगा, 1 लाख, फिर इसमें ऐड करूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम 4 करोड़ 99 लाख, ताकि टोटल उसे 5 करोड़ दिखे तो वो समझ सके कि भाई नॉर्मल ऑपरेशन से तो 1 ही लाख कमाए हैं, बाकी है लॉटरी इनकम, पता नहीं कल हो या ना हो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। तो यूजर्स को सेपरेटली पता होना चाहिए एंड वो सेपरेटली इम्पैक्ट भी देख सके उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। तो देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये चीज याद रखना। AS5 में जितने भी आइटम है सारे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में भी, ठीक है। बट उनका डिस्क्लोजर, उनको दिखाना कैसे, हम सिर्फ उस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। द नेचर एंड अमाउंट, कहां से कमाया, कितना कमाया, आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है इस टाइप से दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन करंट प्रॉफिट और लॉस कैन बी परसीव, करंट प्रॉफिट एंड लॉस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा उसे देखने वाला समझ सके, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। इससे देखने वाला इजीली समझ सकता है कि हाँ क्या इम्पैक्ट आया है। तो ये था मेरा सेकेंड आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड आइटम की तरफ, जो है हमारा प्रायर पीरियड आइटम। देखिए, कई बार हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम कुछ पर्टिकुलर आइटम उसमें डालना भूल जाते हैं, बेसिकली हम ओमिशन हो जाती है हमसे, हम भूल जाते हैं या कोई अमाउंट हम गलत डाल देते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन भी जाते हैं। अब अगले साल में हमें पता चलता है कि हमने ऐसे ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले सालों में हमने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। मिस्टेक कोई भी हो सकती है, चाहे आप भूल गए, चाहे आपने मिस्टेक कर दी हो, दैट मीन्स आपने रॉन्ग वैल्यू डाल दी हो, दैट मीन्स आपसे एरर हो गया हो, मिस्टेक कुछ भी हो सकती है। बट
मेन समझने का मतलब ये है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त पहले मिस्टेक कर दी थी, अब हमें करंट ईयर में उसकी पता चली है मिस्टेक के बारे में, अब आप उसे अपने P&L में रेक्टिफाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा रेंट था 10,000 का, मैं पिछले साल 2019-20 में उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालना भूल गया। अब 2020-21 आया, अब एक एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस या एक इनकम की याद रखना गति मुक्ति प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ही होगी, यानी कि अल्टीमेटली उसका गंतव्य, अल्टीमेटली जो उसको पहुंचने की मंजिल है, वो कहाँ पे मिलेगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ये आइटम मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में डलना चाहिए था, बट मैं डालना भूल गया। अब मैं क्या करूंगा? इसे 20-21 में डाल दूंगा। लेकिन सोचिए, क्या ये आइटम 20-21 का है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जिस साल में बेनिफिट मिला उस साल में ही उसे आपको एज एक्सपेंस शो करना चाहिए। एक्सपेंस तो 19-20 का है, बट मैंने मिस्टेक कर दी, अब इसे 20-21 में डाला है। यूजर्स तो सारे यही समझेंगे कि इसी साल का खर्चा है, तो हेंस यूजर को बताना पड़ेगा कि सर ऐसे ऐसे हमने मिस्टेक कर दी थी, अब हम ये आइटम डाल रहे हैं, आप इसे समझ लेना कि हमारे पिछले साल का आइटम है, हमारी गलती थी, हम मान रहे हैं, कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हैं, समझ लीजिए कि हमने नादानी में गलती कर दी। तो ये होता है हमारे पास प्रायर पेड आइटम और उसका ट्रीटमेंट। तो प्रायर पेड आइटम आर इनकम और एक्सपेंस विच अराइज इन करंट पीरियड, जो करंट पीरियड में आए बिकॉज पहले आपने कोई गलती कर दी थी। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त आपने पिछले पीरियड्स में कुछ गलती कर दी थी, जो अब आपके सामने आई है, उसे आप ठीक करोगे तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रायर पीरियड आइटम। और एक चीज ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत जरूरी है कि गलती हुई हो। जैसे कई बार रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ आता है या रेट्रोस्पेक्टिवली नया वेतन आयोग लग जाता है, जिसमें क्या होता है? बैक डेट से सैलरी बढ़ जाती है रेट्रोस्पेक्टिवली। क्या ऐसे केसेस में हमारी कोई गलती है? द सिंपल आंसर इज नो, हमने गलती नहीं की, अब कानून बदला है, तो कानून बदला है तो इसमें हमने तो कोई गलती नहीं की, तो दैट इज नॉट अ प्रायर पेड आइटम, वो एक प्रायर पेड आइटम नहीं होता। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, इस ईयर्स का आप कह सकते हो ये वाला, जहां पे लॉ को बदल दिया जाता है एंड इंस्टीट्यूट आपसे कहता है बताइए ये प्रायर पेड आइटम है या नहीं, तो क्या हमने कोई गलती की? द सिंपल आंसर इज नो, हेंस यहाँ पे कोई प्रायर पेड आइटम नहीं है। ट्रीटमेंट क्या करना है? द नेचर एंड अमाउंट ऑफ प्रायर पेड आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड, सेपरेटली डिस्क्लोज पता करना चाहिए ताकि इम्पैक्ट करंट पीरियड पर परसीव किया जा सके। सिमिलर वे में जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के केस में हमने नॉर्मल प्रॉफिट अलग निकाला था, ऐसे ही प्रॉफिट बिफोर प्रायर पेड आइटम भी निकालेंगे ताकि यूजर समझ सके कि हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट ऐसा है जो कितना प्रॉफिट या एक्सपेंस का पोर्शन है जो पिछले सालों का है, जो इस साल का नहीं है। तो ये था हमारा थर्ड मुद्दा, प्रायर पीरियड आइटम। फोर्थ देखते हैं, हमारी है अकाउंटिंग पॉलिसी। हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल AS2 के अकॉर्डिंग हम स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं, तो हमारे पास फीफो मेथड भी है, हमारे पास वेटेड एवरेज भी मेथड होता है, कोई भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स एक चीज को अकाउंट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, हम उसमें से किसी एक पर्टिकुलर मेथड को सिलेक्ट करते हैं। दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, कि आप मल्टीपल चॉइसेस में से कौन से पैटर्न को इस्तेमाल कर रहे हो अकाउंटिंग करने के लिए, वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कहलाती है। अगर मैं मेरे स्टॉक वैल्यूएशन का तरीका बदलता हूं फॉर एग्जांपल, तो वहां पे हैवी चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मे बी फीफो मेथड से मेरा क्लोजिंग स्टॉक 20 लाख आ रहा हो, वही क्लोजिंग स्टॉक वेटेड एवरेज से मे बी 50 लाख पहुंच जाए। अब मैंने जानबूझ के क्या किया, फीफो से वेटेड एवरेज पर शिफ्ट कर लिया ताकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाए, 50 लाख का, और अल्टीमेटली मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाए और मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाए। बट यहाँ पे मेरा मेन मकसद अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना क्या था? मैं अपने यूजर्स को गुमराह कर रहा हूं कि मैंने ज्यादा कमाया है, जबकि असल मायने में मैंने कोई ज्यादा नहीं कमाया, बस मैंने मेरे पॉलिसी को चेंज कर दिया। ऐसा कई बार होता है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, जैसे एनरॉन कंपनी ने ऐसा किया था, रॉन्ग पॉलिसी का इस्तेमाल किया, गलत तरीके से अकाउंटिंग की और अपने प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट किया, काफी हैवी इन्फ्लेशन था। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में एएस को कुछ रूल्स बनाने जरूरी थे। तो एएस ने कहा कि आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो, काफी अच्छी बात है, लेकिन आप उसे चेंज कब कर सकते हो? आपको चेंज उसे तभी करना है या तो आपको कानून कहे, यानी कंपनी लॉ ने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि कंपनीज कैन ओनली फॉलो वेटेड एवरेज मेथड, तो अब ऐसे केस में भाई आपकी मजबूरी हो गई, फीफो छोड़ के वेटेड एवरेज पर जाना पड़ेगा। आपने गुमराह नहीं किया, आपका मेन मकसद कानून को फॉलो करना है। सिमिलर वे में नया एएस आ जाए, कुछ ट्रीटमेंट आप पहले अपनी मर्जी से करते थे,
जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ES2 आया नहीं था और आप क्या करते थे, जो भी पेनल्टी लगती थी वो भी स्टॉक की वैल्यू में शामिल कर देते थे। लेकिन अब एएस आया, एएस ने कहा पेनल्टीज वगैरह आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, तो आपने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया एज पर ES2। तो यानी कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए अपनी जो है पॉलिसीज बदलना चाहते हो, तो देन यू कैन चेंज। एंड लास्टली मैनेजमेंट को भी पावर दे दी कि अगर आपको लगता है अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होगा, दैट मीन्स ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन अगर आप कर सकते हो उस पॉलिसी को बदल के, तो आपको करना चाहिए। जैसे आपको पहले लगता था कि आपके कंजम्पशन का तरीका फीफो था, लेकिन अब आपका स्टॉक का कंजम्पशन का तरीका बदल गया। अब माल मिक्स पड़ा रहता है, आप कोई भी उठा ले जाते हो। पहले क्या था, जो पहले आता था वो पहले जाता था, लेकिन अब आपका माल मिक्स पड़ा रहता है और आप कोई भी उठा ले जाते हो सकता है पुराना माल पड़ा रह जाए, नया नया चला जाए। तो हेंस आपने वेटेड एवरेज इस्तेमाल किया, जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है आपके स्टॉक कंजम्पशन के पैटर्न का। तो हेंस आप चेंज कर सकते हो। यानी कि इन तीन केसेस में, रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, इन तीन केसेस में आप अपना अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हो। अदरवाइज आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। मतलब मैं अपने प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता। अब एक पॉइंट कहा गया कि अगर उस पॉलिसी का इम्पैक्ट मटेरियल है तो आपको वो डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर उसका इम्पैक्ट फ्यूचर पीरियड में भी पड़ेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी हमने चेंज की, पॉलिसी चेंज करने के कारण इतना इम्पैक्ट करंट ईयर में पड़ रहा है और इतना फ्यूचर ईयर में पड़ेगा। अगर आप ये नहीं बता सकते कि अमाउंट कितने का फर्क पड़ रहा है, तो आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे पॉलिसी चेंज की थी हमने, एंड वी कांट क्वांटिफाई इट, हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज आपको बतानी होती है जब जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी बदलते हो। ये था हमारा फोर्थ मुद्दा। अब लास्ट मुद्दा है हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट। जब हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फिगर्स होते हैं जिनका हमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है। दैट मीन्स वो आपके पास एस्टिमेटेड बेसिस पे आते हैं, दैट मीन्स उनका हमें एक्चुअल फिगर नहीं पता होता। न्यूमरस ऐसे फिगर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पे आप प्रोविजन बनाते हो, बेसिकली यहाँ पे आपका प्रोविजन होगा। तो इस प्रोविजन में जो आप प्रोविजन बनाओगे डाउटफुल डेट का, आपने क्या किया, एस्टिमेशन किया है, आपने एक एस्टिमेशन किया है। तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर्स होते हैं जिनका आप एस्टिमेट लगाते हो, एंड जैसे जैसे आपके पास टाइम चेंज होता है, आपके वो एस्टिमेट्स क्या हो सकते हैं, रिवाइज हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको बताना ज़रूरी है, अगर उनका इम्पैक्ट मटेरियल है, जो आपके चेंजेस हो रहे हैं एस्टिमेट्स में, अगर उनका इम्पैक्ट मटेरियल है तो आपको बताना ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे हमने पहले अनुमान लगाया था और हमारा अनुमान गलत निकला, अब ये अनुमान इतना हो गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास अकाउंटिंग एस्टिमेट। हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, बिकॉज न्यूमरस ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमें एस्टिमेट लगाना होता है। जैसे मैंने आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बताया, सिमिलर वे में डेप्रिसिएशन के लिए भी आप यूजफुल लाइफ, सैलवेज वैल्यू, इनका एस्टिमेट लगाते हो। यानी बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि आप अवॉइड नहीं कर सकते इसे। बट AS5 ने कहा कि एस्टिमेट्स तो करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मटेरियल चेंज हुआ है तो यू शुड डिस्क्लोज द फैक्ट कि हमारा पुराना अनुमान गलत था, अब ये अनुमान बनना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज का। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, करंट ईयर को इम्पैक्ट कर रहा है तो ये बता दो कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ करंट ईयर पे आएगा। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सिर्फ करंट ईयर को इम्पैक्ट करता है, लेकिन कुछ एस्टिमेट ऐसे भी बदलते हैं जो करंट को भी और फ्यूचर ईयर को भी बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूजफुल लाइफ बदल जाए फिक्स्ड एसेट की, आपकी पीपीई की, तो होगा क्या, आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट बदल जाएगा, जो आपके फ्यूचर ईयर में भी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि वेदर आपका जो चेंज हुआ है एस्टिमेट, वो सिर्फ करंट ईयर को प्रभावित कर रहा है या वो फ्यूचर ईयर पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, आपको करना क्या है, जब भी अकाउंटिंग एस्टिमेट बदले और उसका आपको लगता है कि मटेरियल इम्पैक्ट होगा करंट पीरियड में या फ्यूचर पीरियड में, तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितने रुपए का इम्पैक्ट हो रहा है। एंड अगर आप नहीं कर सकते तो आपको फैक्ट बताना पड़ेगा कि हमारे पास अमाउंट तो हम नहीं बता सकते कि फ्यूचर ईयर में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ये फैक्ट जरूर बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, हमने कुछ एस्टिमेट बदले उसके वजह से। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, हमारे एस्टिमेट्स का कभी क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है हमारे एस्टिमेट का कभी क्लासिफिकेशन नहीं बदलना चाहिए। सपोज ईयर 2019 में, ईयर 2019-20 में एक फायर लगी मेरे गोडाउन में और मेरा स्टॉक जल गया।
मैंने एस्टिमेट लगाया कि मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया, मेरे हिसाब से मेरा 1 लाख का लॉस हो गया ड्यू टू फायर। ये एक एस्टिमेट है। अगेन मुझे फिक्स एक्चुअल अमाउंट नहीं पता था, तो मैंने सिर्फ एस्टिमेट लगाया कि रफली 1 लाख का नुकसान हो गया होगा। फायर के कारण होने वाला नुकसान है, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। आग से होने वाले नुकसान को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। तो मैंने इसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम के तौर पे डील कर दिया, सेपरेटली डिस्क्लोज कर दिया। अगला साल आया 2020-21। अब मैंने सोचा कि यार मेरा पुराना एस्टिमेट गलत था, मेरा नुकसान जो है वो 1,20,000 का है, दैट मीन्स मेरा एस्टिमेट रिवाइज हो गया। आप कहोगे सर चेंज इन एस्टिमेट तो ये भी है, बिकॉज पहले आपका अनुमान 1 लाख का था, अब वही अनुमान 1,20,000 का हो गया। आप कहोगे सर चेंज इन एस्टिमेट तो ये भी है, तो मैं कहूंगा हाँ ये भी चेंज इन एस्टिमेट है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा बेस आइटम था वो क्या था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 20,000 जिसे मैं चेंज इन एस्टिमेट कहूंगा, ये अभी भी मेरा क्या रहेगा, जो बेस आइटम था उसी कैटेगरी में जाएगा। बेस आइटम मेरा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था, तो हेंस ये भी कहाँ पे जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में जाएगा 20,000, बट है ये भी चेंज इन एस्टिमेट। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कभी भी जो है क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होता, क्लासिफिकेशन सेम रहेगा। जिस क्लासिफिकेशन में आपका पिछली बार रिकॉर्ड हुआ था एक एस्टिमेट, उसी क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट वाला भी रिकॉर्ड होगा। तो ये था हमारा फिफ्थ मुद्दा जो AS5 ने डील किया, अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो बेसिकली 5 मुद्दे हैं। ऑर्डिनरी आइटम डे टू डे बिजनेस के हैं, अलग से डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं, अनलेस वो एक्सेप्शनल आइटम हो जहां पे यूजर्स को पता होना जरूरी है। दूसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सेपरेटली डिस्क्लोज करो, अमाउंट का भी और नेचर का भी, ताकि यूजर्स उसके इम्पैक्ट को परसीव कर सकें। थर्ड, प्रायर पीरियड आइटम, ऐसे आइटम जो पिछले सालों के थे, इन सालों में अराइज हुए बिकॉज हमने मिस्टेक की है, हमने कोई एरर या ओमिशन किया है। रेट्रोस्पेक्टिव चेंज इन लॉ इज नॉट एन एरर और ओमिशन, हेंस इट इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है, प्रायर पीरियड आइटम जब भी आएगा सेपरेटली नेम, नेचर और अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा सिमिलर वे में। फोर्थ आइटम, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हम न्यूमरस अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं, कई बार हमें चेंज भी करना पड़ जाता है। तो चेंज कब कर सकते हैं हम, आपको या तो लॉ कहे, या आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहे, या फिर आपको लगता है बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती है उस पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉलो करके। जब भी पॉलिसी चेंज करोगे तो आपको बताना है कि पॉलिसी हमने चेंज की, पॉलिसी चेंज करने के कारण प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बढ़ा घटा क्या इम्पैक्ट पड़ा, एंड फ्यूचर पीरियड पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते इस चीज को, तो फैक्ट बता दीजिए कि वी कांट क्वांटिफाई दैट, बट हमने पॉलिसी जरूर चेंज की है, किस रीजन से की है वो भी आपको बताना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज अकाउंटिंग एस्टिमेट। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का अनुमान लगाना पड़ता है, तो वो अंदाजा जब हमारा बदल जाता है और आपको लगता है कि वो बदला हुआ अंदाजा जो है वो काफी जो है मटेरियल है, यूजर्स को बताना जरूरी है, तो वो भी आपको बताना चाहिए। बट चीज याद ये रखनी है कि हमें हमारी चेंज इन एस्टिमेट्स की क्लासिफिकेशन क्या रखनी है, सेम रखनी है। तो ये था हमारा AS5, सिंपल सा AS, 5 मुद्दे सिंपली आप समझ सकते हो, एंड आपके 5 नंबर हो गए हैं पक्के। अगर आप अच्छे से समझते हो, अब आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे जो AS5 से रिलेट करते हैं। आई होप आपने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा अपने इस AS5 को, और अपने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच क्लास को पेशेंसली सुनने के लिए। थैंक यू।